वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की एक बेहतरीन टॉपिक के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टॉपिक नेम है वो है ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, यानी राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी थ्योरी का या किसी भी सब्जेक्ट का जो उद्भव होता है, ओरिजिन होता है, वो फिलोसफी से होता है। किससे होता है? फिलोसफी से। और फिलोसफी का हिंदी होता है आपका दर्शन। क्या होता है? दर्शन। और दर्शन क्या होता है? तो दर्शन एक थिंक होता है। थिंक मतलब सोच। और जब इसी फिलोसफी को, जब इसी दर्शन को आधार मिल जाए, प्रूफ मिल जाए, एविडेंस मिल जाए, तो वो फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस यानी साइंस का रूप ले लेती है। अब प्रश्न उठता है कि साइंस क्यों? तो साइंस क्या करता है? आपसे सबूत मांगता है। क्या मांगता है? सबूत मांगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी कि अर्थ इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी टॉलमी नामक भूगोलवेत्ता के द्वारा यह बोला गया था कि जो पृथ्वी है वही सौरमंडल के क्या है? केंद्र में है, और जितने भी सन, प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडीज है वो उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसकी बातें तब गलत हो गई जब पोलैंड का एक खगोलविद जिसका नाम था कोपरनिकस, उसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी और उसने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, सूर्य सेंटर में है, यानी सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सूर्य सेंटर में है और जब वहां पर अर्थ, प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडीज क्या करते हैं? उसके चक्कर लगा है। यानी साइंस का शाब्दिक अर्थ ही होता है एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस। और जब इसी फिलोसफी को, जब इसी दर्शन को आधार मिल जाए, बेस मिल जाए, आपकी एविडेंस मिल जाए, तो वो बन जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस से ही एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है और जिसका नाम होता है आपका पॉलिटी। अब चलते हैं, आखिर इसका जन्म किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही हुआ होगा। किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही हुआ होगा। चलते हैं हम लोग यूरोप कंटिनेंट में, और यूरोप कंटिनेंट में वर्तमान समय में 46 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 46 कंट्री है। उसी कंट्री में उसी कंटिनेंट में एक कंट्री का नाम पड़ता है ग्रीस। क्या नाम पड़ता है? ग्रीस। और ग्रीस को प्राचीन समय में यूनान के नाम से जानते थे। और यूनान यानी ग्रीस की जो राजधानी थी वो थी एथेंस। क्या नाम थी? एथेंस। ओलंपिक गेम का भी स्टार्टिंग कहां से हुआ है? तो ग्रीस से ही हुआ है। ओलंपिक गेम से पहले क्या होता है? एथेंस में एक क्या है आपका? ओलंपस पर्वत, और उसी ओलंपस पर्वत पर एक मशाल जलाया जाता है और उसके बाद आपका ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये ग्रीस जो है इसका लोकेशन कहाँ है? तो अगर आप देखोगे इस समय जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसी प्रकार ग्रीस और टर्की के बीच में भी जो तनाव है वो अपने चरम सीमा पर है। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना को ही क्या हम लोग बोलते हैं? बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार यूरोप में एक बाल्कन पर्वत है, और बाल्कन पर्वत के अंतर्गत टोटल आपके कितने देश आते हैं? 12 देश हैं, जिनमें से आपका नाम है आपका स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, एथेंस, थेरेस, उसके बाद बुल्गारिया और रोमानिया है। तो उसी में आपका क्या है? ग्रीस। और ग्रीस में ही एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिनका नाम होता है सुकरात। नाम क्या होता है? सुकरात। ऐसा नहीं है कि इंडियन में दर्शन या पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज्ञाता नहीं थे। सोचो, उस समय कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, और वो अर्थशास्त्र आपके इकोनॉमिक्स पर नहीं बल्कि राजनीतिक पर था कि एक राजा को किस प्रकार की क्वालिटी होना चाहिए, एक राजा को एक राज्य में कैसे शासन करना चाहिए, वो उसी समय लिख चुके थे। लेकिन ओवरऑल कहां चलते हैं हम लोग? सुकरात पर। सुकरात एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, व्यक्ति के आदमी थे, और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटी पर अपना अपना क्या किया? विचार दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी कोई बुक्स नहीं लिखी, कभी भी कोई बुक्स नहीं लिखी। ये एक अच्छे टीचर भी थे, और इन्हीं के एक बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन शिष्य जिनका नाम होता है प्लेटो। क्या नाम होता है? प्लेटो। यानी सुकरात के शिष्य का नाम होता है प्लेटो। सुकरात इन्हें पॉलिटी के बारे में पढ़ाते हैं, तो कुछ सुकरात के थॉट
और खुद के ज्ञान से अर्जित हुए थॉट को क्या करते हैं, एक पुस्तक में सजाते हैं, और उस पुस्तक का नाम होता है आपका रिपब्लिक। क्या नाम होता है? रिपब्लिक। यानी प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। और जैसे ही ये पुस्तक लिखी जाती है, पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी को आगे बढ़ाने में क्या होता है, शेप और साइज यानी उसका आकार और आकृति मिलने लगता है। जब आप किसी भी चीज को बढ़ाओगे, यानी जब पुस्तक में उसको प्रिंटेड करोगे अपने थॉट को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी चीज को, यानी इसी पॉलिटी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला, शैक्षणिक संस्थान खोला, जिसका नाम था द एकेडमी। नाम क्या था? द एकेडमी। और ये द एकेडमी कहां खोली गई थी? तो एथेंस में ही खोली गई थी। कहां खोली गई थी? एथेंस में ही खोली गई थी। प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। ये किस पर आधारित थी? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटी। उनके द्वारा खोले गए एक जो शिक्षक संस्थान थी, शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका नाम क्या था? द एकेडमी। अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिएगा तो उसमें छात्र पढ़ने आएंगे। क्या आएंगे? छात्र पढ़ने आएंगे। और उन्हीं में से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, उनके पास बहुत ही ज्ञान होगा, और वो अपने नाम का डंका पूरे वर्ल्ड में बजाएंगे और अपने देश का भी बताएंगे। उसी प्रकार प्लेटो के एक बेहतरीन जो शिष्य होते हैं, महान व्यक्तित्व के आदमी, जिनका नाम होता है एरिस्टोटस यानी अरस्तु। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स। और जैसे ही इन्होंने पॉलिटिक्स पर एक पुस्तक लिखी, लोगों ने इन्हें बोला फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी आप ही क्या हो? राजनीतिक विज्ञान के क्या हो? पिता हो। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। इनके द्वारा जब ये पॉलिटिक्स लिख दिए तो लोगों ने इन्हें क्या बोला? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान के जनक। ये अरस्तु जो है, ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के भी जनक है। इन्होंने अपनी पुस्तक जो हिस्ट्री, एक पुस्तक थी इनकी बायोलॉजी पर, एनिमल पर, उन्होंने उसमें 500 से अधिक जानवरों का भी मेंशन किया। यानी अरस्तु जो थे वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी थे। और इन्हीं का एक और शिष्य होता है जिसका नाम होता है सिकंदर। नाम क्या होता है? सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। ये जो अरस्तु का शिष्य होता है अलेक्जेंडर तृतीय या सिकंदर, ये कोई फिलोसोफर नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली क्या होता है? योद्धा होता है। अब परीक्षा में आपके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो बोलेगा कि आपको इन सभी को क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर यहां पर देखें तो अलेक्जेंडर तृतीय यानी सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लूटो। प्लूटो के गुरु का नाम क्या है? सुकरात। या ऐसे लाइन से पूछेगा, सुकरात के बाद कौन? प्लूटो। प्लूटो के बाद कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के बाद कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इतने सब होने के बाद अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ और क्या होगा? कन्वेंशन होगा, सम्मेलन होगा। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो यहां पर तो इंडियन लिखा गया है, राज व्यवस्था। जो राज व्यवस्था है वो तो जब इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या होगा? दो निकलेंगे। एक होगा आपका स्टेट और एक होगा सिस्टम। क्या होगा? एक होगा स्टेट और एक क्या होगा? आपका सिस्टम। अब क्या होता है कि स्टेट का डिफिनेशन क्या होगा? आपके यूनिवर्सल यानी वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि हर जगह हर स्थान पर स्टेट का क्षेत्र क्या होगा? आपका डिफिनेशन अलग अलग हो जाएगा। तो इसी स्टेट का डिफिनेशन देने के लिए, इस स्टेट का एक वर्ल्ड लेवल पर डिफिनेशन देने के लिए एक सम्मेलन होता है और उस जगह का नाम होता है मोंटेविडियो। क्या नाम होता है? मोंटेविडियो। ये जो मोंटेविडियो है, प्रश्न उठेगा ये कहां पर है? तो अब आपको जाना पड़ेगा मैप में साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 15 कंट्री है और उसी कंट्री में एक कंट्री का नाम है आपका उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी कहां है? मोंटेविडियो। क्या है? मोंटेविडियो। अगर ऐसे बात करें तो आपके साउथ अमेरिका का सबसे जो बड़ा देश है उसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। और ब्राजील में एक बहुत बड़ा जंगल है जिसका नाम है अमेजन। और अमेजन को लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जानते हैं। और 15 देश जिसमें आपके साउथ अमेरिका के हैं, उसमें से सिर्फ 2 देशों के साथ ही ब्राजील सीमा नहीं बनाता है,
और वो है इक्वाडोर और चिली। अब ये उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। कब सम्मेलन होता है? आपके 1933 में। किसके डिफिनेशन के लिए? स्टेट के डिफिनेशन के लिए, यानी उसको परिभाषित करने के लिए। तो जब इतने बड़े सम्मेलन होंगे तो लोग भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो वहां पर एक से बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान और यहां तक कि अमेरिका जैसे महान शक्ति जो आपके राष्ट्र है उनके राष्ट्राध्यक्ष और प्रेसिडेंट उपस्थित होते हैं और एक निश्चित डिफिनेशन पर जाते हैं कि आखिर हम किसी क्षेत्र को कब स्टेट कहेंगे। तो उसके लिए वहां पर 4 टर्म दिए जाते हैं, 4 आपके कंडीशन बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला कंडीशन होता है आपका एरिया। अगर किसी भूभाग के पास खुद का क्षेत्रफल हो, अगर किसी भूभाग के पास खुद का क्षेत्रफल हो तो उस भूभाग को आप स्टेट कह सकते हैं। इसके साथ अगर किसी भूभाग के पास पॉपुलेशन हो, क्या हो? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हो, तो वो भी क्या होगा? स्टेट होगा। और अगर किसी क्षेत्र के पास खुद का गवर्नमेंट हो, क्या हो? गवर्नमेंट यानी सरकार हो, वो भी क्या होगा? स्टेट होगा। और सबसे मोस्ट जो है आपके सोवियत। सोवियत का मतलब होता है आपका संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। यानी अगर किसी क्षेत्र के पास एरिया हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, सोवियत हो, यानी क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, उस क्षेत्र को आप स्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टेट बोलोगे। अब प्रश्न उठता है ये कि आपसे प्रश्न में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? व्हाट इज द मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट? तो आपका आंसर क्या होगा? सोवियत, यानी संप्रभुता। संप्रभुता जो है आपका मोस्ट एलिमेंट है उस स्टेट के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं? इंडिया से तुलना करते हैं, यानी जो हमारा भारत है उसके आधार पर हम इसको रखेंगे कि क्या भारत राज्यों का संघ है। तो हमारे पास तो भारत है, भारत का नक्शा भी हमारे पूरे मानचित्र आपके दिमाग में है। तो सबसे पहले अगर आप भारत का मैप देखोगे तो उसमें पहला कंडीशन है कि एरिया। क्या भारत के पास एरिया है? अच्छा खासा एरिया है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? आपका क्षेत्रफल है। जनसंख्या है, जनसंख्या तो पूछो ही नहीं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है और फिलहाल अभी 2022 चल रहा है। लगभग आपकी जनसंख्या 130 करोड़ क्या हो चुकी होगी? क्रॉस हो चुकी है। आने वाले 2 से 3 सालों बाद भारत की जनसंख्या विश्व में क्या होगी? 1 नंबर पर होगी, जो भारत के लिए क्या है? अच्छी बात नहीं है। सरकार है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार तो पूछो ही मत, हर एक राज्य में सरकार है आपका। और अगर आप सेंट्रल में देखिए तो वहां पर है एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार, नाम है मतलब होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और संप्रभुता है, बिल्कुल संप्रभुता है। अब प्रश्न ये पूछेगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 या 1947 के पहले, क्या उस समय आप उसको स्टेट बोल सकते हो? तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं। आखिर इसका जवाब क्या होगा? जब भारत आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, उस समय तो इसका क्षेत्रफल पहले से भी ज्यादा था, एरिया भी थी, पॉपुलेशन भी था, गवर्नमेंट भी था, लेकिन एक चीज की कमी थी, संप्रभुता। और अगर इन 4 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो इलाका, वो एरिया आपका स्टेट नहीं होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर लिखा गया है सिस्टम। क्या लिखा गया है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था, और व्यवस्था बनाने के लिए आपको रूल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? रूल, यानी नियम। और नियम क्या होता है? रूल इज रूल, रूल इज रूल। नियम नियम होते हैं, रूल क्या होते हैं? नियम नियम होते हैं। और जब इसी रूल को, माने कई सारे रूल को जब आप एक में मिला दोगे, यानी सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, कई सारे रूल्स को जब आप एक में मिला दोगे तो वहां पर बनता है आपका संविधान। क्या बनेगा? आपका संविधान। जैसे आपको अगर किसी सड़क पर चलना है तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स है, अगर आपको किसी विद्यालय में जाना है तो उसके लिए क्या है? आपका एक यूनिफॉर्म कोड है, आप एक कैसे जाओगे, वो रूल्स है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज तो भारत क्या है? बिल्कुल क्या है? संप्रभुता है। और आशा करता हूं आपको यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो, अगले क्लास